Assalamualaikum. My name is Rumaisa Pervez. I am introducing myself on the platform of Telemeds Education. So, as I previously discussed, that we are going to start the guidelines related to pharmacology. So, here I am going to talk about the cholinergic agonist. So, okay, guys, now we are moving towards cholinergic agonist. हम इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रिगार्डिंग पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स एंड एफरेंट इफरेंट्स वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को रिगार्डिंग दैट कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस वीडियो के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। अब हम मूव करने लगे हैं पैरासिम्पैथेटिक की तरफ। तो पैरासिम्पैथेटिक में पहले एगनिस्ट आएंगे, देन एंटागनिस्ट आएंगे। एगनिस्ट वो होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन को, वो ड्रग्स जो उस एक्शन को मिमिक करेंगी, वही एक्शन परफॉर्म करेंगी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है। और एंटागनिस्ट जो हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऑपोजिट काम करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। सबसे पहले इसमें जो आपको करने की चीज़ ज़रूरत है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करनी है? क्योंकि क्लासिफिकेशन करेंगे आपको ड्रग्स के नाम आएंगे और आपको साथ साथ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की समझ आएगी कि कौन सी ड्रग किस तरीके से एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो वो डायरेक्ट जाकर रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ कराएंगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्टिंग हैं वो जाके डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे साथ बाइंड नहीं करेंगी, बल्कि अदर मीन्स। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट पढ़ोगे या जैसे इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि इकोथायोफेट होती है। ये किस तरह से करती है कि ये हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। तो अब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम होता है वो बेसिकली एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा होता है। जब एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा होता है तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे, ताकि एसिटाइलकोलिन जो है वो नहीं टूटेगी। जब एसिटाइलकोलिन नहीं टूटेगी तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का लेवल रेज्ड ही रहेगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है ये इकोथायोफेट एक्ट कर रही है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लासिफिकेशन से आइडिया हो जाए कि कौन सी ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है न्यूरोट्रांसमिशन, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का उन्होंने बताया हुआ है सिंथेसिस एसिटाइलकोलिन की। ये आप एक दफ़ा बस रीड कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसी जो डायग्राम है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा और दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ यहाँ पे इनहिबिटर्स लिखे हुए हैं, जैसे हेमिकोलिनियम है, बोटुलिनम टॉक्सिन है, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मिसिंग है, इसकी मैं प्रेफर करूँगी कि ये जो डायग्राम है ना, एक दफ़ा आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। किड्जिंग में चैप्टर जो फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी चैप्टर, वहाँ पे डायग्राम गिवन होगी एडिनर्जी की भी और कोलिनर्जी की भी। अब वहाँ से डायग्राम एक दफ़ा कंसल्ट कर लें डिटेल्स के लिए। ओके, देन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मस्करेनिक रिसेप्टर्स का है, ये आप सिर्फ रीड कीजिएगा। इसमें से आपको कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रीड। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब मेन जो चीज़ है यहाँ पे आ जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। ये भी बेसिकली आपने सिर्फ रीड ही करना है। उसके बाद ये आ जाती हैं कोलिनर्जिक एगनिस्ट आ जाती हैं। एसिटाइलकोलिन कभी भी आपका ऐसी क्यों नहीं आता, इसको रीड करना है। रीड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप लोग पढ़े हो तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को रीड करने की ज़रूरत होती है। देन ऑनवर्ड अगर आप नहीं भी करते, आपको कॉन्सेप्ट है एसिटाइलकोलिन किस तरह किस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। इसके लिए ये है कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को समझने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में सिम्पैथेटिक का थोड़ा सा रोल बताया है। अगर आप लोग वहाँ जाके कंसल्ट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसिटाइलकोलिन सिम्पैथेटिक के बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है। जैसे सिम्पैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है तो एसिटाइलकोलिन क्या है, ये तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, तो इसने हार्ट रेट डिक्रीज़ कराना होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, बेथानिकोल है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके आपने एक्शंस याद रखने हैं। इसका इस तरीके से है कि थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी याद रखनी है। इसका एक निमोनिक है कि बी फॉर बेथानिकोल एंड बी फॉर 2B कर लो, कि बाउल GIT की मोटेलिटी इंक्रीज़ कराने में और ब्लैडर की जो हमारे पास आ जाता है कि डिट्रूजल मसल की रिलैक्सेशन और स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन,
ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आप बेथानिकोल में कवर कर लोगे। इसके अलावा इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आप जब प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम का मैंने बताया है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसके उल्ट कर दो, तो हर चीज़ को इंक्रीज़ कर दो कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, जीआईटी मोटेलिटी इंक्रीज़ होती है। तो जब मोटेलिटी हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, डायरिया होगा। सिक्रीशंस इंक्रीज़ होती हैं, स्वेटिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो जब हद से ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, डायफेरेसिस होगा। ओके, मियोसिस प्यूपिली जो है वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे मियोसिस आ जाएगी। नोज़िया और यूरिनी, क्योंकि यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी पैरासिम्पथोमिमेटिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स में। ओके, आगे मूव करें तो कार्बाकोल जो ड्रग है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लूकोमा में इसका इफ़ेक्ट याद रखना है आपने। उसके अलावा पाइलोकार्पिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या आपने रट लेनी है बहुत अच्छे से इसके एक्शंस, इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बाद जो है आपने इसके एडवर्स इफ़ेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइड इफ़ेक्ट्स आपको तभी आते होंगे जब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें इनडायरेक्ट एक्टिंग की। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाता है एंड्रोफोनियम है, एंड्रोफोनियम भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्लिनिकल यूजेस इसके पूछते होते हैं। अब हमारे पास अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो साइड इफ़ेक्ट सबके करने हैं। जो ये है टैक्रीन, ये एक नंबर का आ सकता है कि हम अगर बात करें कि अल्जाइमर के पेशेंट्स में होते हैं तो वो एक एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, एज सच एससीक्यू नहीं आएगा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इकोथायाफेट। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछते होते हैं हमारे पास, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछते हैं। इसके बाद जो सबसे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टॉक्सिसिटी। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के जो इनहिबिटर्स हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, उसकी टॉक्सिसिटी इसमें आ जाता है। एक हमारे पास आता होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इसमें आ रहा होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। आप आगे जाके पढ़ोगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से करना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स किस तरह से, इसका जो रीएक्टिवेशन है, ट्रीटमेंट इसका याद करना है। अब इसमें हमारे पास आ रहा होता है कि जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं डम्बलेस, ये एक निमोनिक होता है। डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, एम से मियोसिस, बी से हमारे पास आ रहा होता है ब्राडिकार्डिया, और एल से लैक्रीमेशन आ रही होती है, और एस से स्वेटिंग आ रही होती है, और एस से दूसरे से सिक्रीशंस आ रही होती हैं। सो आई होप यू गॉट इट। और इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो आपने कैडजन से करनी है, इसके रिलेटेड वो आ जाते हैं आपके पास। अगर आप करना चाहें क्लासिफिकेशन आप कैडजन से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये टेबल है जो समरी है, ये आप ये चैप्टर पढ़ के आप ये समरी पढ़ सकते हैं, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक्शन है, ये आप सारा किस तरीके से कोलिनोमिमेटिक्स एक्ट कर रही हैं, तो ये आपको हेल्प आउट हो जाएगा। सो ओके, आई होप यू गॉट दैट। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अगर मिसिंग रही हो या क्वेरी हो तो आपको जो है ना अपनी क्वेरीज ड्रॉप करें इन अ कमेंट सेक्शन, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू accommodate and facilitate you. Thank you.